बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 12.2। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले यहां पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम उन्हीं से शुरू करते हैं। यहां पर मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है, इसका क्या मकसद है, ठीक है, इसको किस तरह से ड्रा किया जाता है, एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो कोरिलेशन है वो क्या होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये देखिए कि है क्या ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ है जो किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डाटा में कितना स्प्रेड है उसको चेक करने के लिए, उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, उसकी रेंज को चेक करने के लिए बेटा हम इन ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हम डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है ये बॉक्स है, और ये जो लाइन नजर आ रही है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं विस्कर लाइंस। ठीक है, ओके। अब सवाल ये पता होता है कि सर हम इसको ड्रा कैसे करेंगे। इंतहाई आसान है, आपको 5 पॉइंट्स चाहिए इसको ड्रा करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक डाटा है। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ते 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 100 तक ये आपके पास डाटा है। ठीक है बेटा, आपको जो इसकी सबसे कम वैल्यू है, जैसे यहां पर ये वाली वैल्यू है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है जैसे ये है, ये दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। और जो क्वार्टाइल्स हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल बेटा, ये आपको पता होने चाहिए। ये 5 पॉइंट है। जब आपको ये 5 पॉइंट का इल्म होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ इस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, ओके जी। अब क्वार्टाइल क्या होते हैं ये तो हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा था कि ये 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी डाटा को 4 बराबर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ये देखो, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, 4 बराबर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इसको। इन पॉइंट्स को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, Q1, Q2, Q3। ये जो Q2 है इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं और इसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। लेकिन याद रहे, सबसे पहले डाटा को आपने तरतीब के साथ जो है इस तरह अरेंज करना है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो छोटी जो साइड है उस तरफ जो क्वार्टाइल आएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, और जो बड़ी वाली साइड है उसकी तरफ जो क्वार्टाइल आएगा उसको बोलेंगे जो हमारा बड़ा वाला क्वार्टाइल होता है। ठीक है, या हायर क्वार्टाइल। और Q2 को हम जो है वो मीडियन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या करना आपने, ये आपके पास डाटा है और आपको कहा गया जी इस डाटा का ना आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो ड्रा कर लो। ओके, तो हमने देखा इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, यहां पर एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो यहां पर एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है ना, मैं एक पॉइंट बना देता हूं, ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये 2 पॉइंट आ गए। सही है, इन 2 पॉइंट जो ना ये बेसिकली डाटा की रेंज को बता रहे होते हैं। यहां से लेकर यहां तक डाटा है, ये डाटा की रेंज है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फर्स्ट क्वार्टाइल का एक पॉइंट ले लेना है, फिर आपने सेकंड क्वार्टाइल का एक पॉइंट ले लेना है, फिर आपने थर्ड क्वार्टाइल का एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, यहां पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब ये जो सेंटर की 3 वर्टिकल लाइन इनको ज्वाइन करके बॉक्स बना दो, तो लो आपका जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है रेडी। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका पॉइंट। अब देखिए, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, ये तीनों मिलके ना हमारे पास एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स कहते हैं, इसको विस्कर कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो अब मैंने आपको बता दिया कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है क्या,
कैसे ड्रा करते हैं और क्या इसका पर्पस होता है। मैंने बताया डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कोरिलेशन। अब सबसे पहले यहां पे आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने इस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की हेल्प से बताना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये आपको सिर्फ ये नए नाम लगेंगे, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं बेटा, ठीक है। सबसे पहले चीज है जी पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो रिलेशन या नो कोरिलेशन क्या होता है। पहले इसको समझो बेटा। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में या बाकी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा था ना, दो चीजों के दरमियान ताल्लुक, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, ये बिल्कुल उसके जैसे ही है। ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, ये समझो कि जैसे डायरेक्ट रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान, और जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो ऐसा समझो जैसे आपका इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब दो वेरिएबल है, वेरिएबल कहते हैं जो वैल्यू चेंज हो, ठीक है। लाइक टाइम एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। डिस्टेंस एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी चीज की प्राइस वेरिएबल है, वो कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। जो चीज बदले, जो चीज तब्दील, उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए जी पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। उसके बाद फिर मैं इसके साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि किस तरह से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कोरिलेशन की हम बात करेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन मेरे बच्चों, दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसमें अगर एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाता है, या अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेरिएबल के दरमियान ऐसे ताल्लुक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है when the two variables move in the same direction, increase in one variable correspond to increase in the other and vice versa, यानी decrease in one variable cause decrease in the other variable। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ जाए, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम हो जाए, तो उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है बेटा, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। समझिए बेटा। अच्छा, समझाने के लिए मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप कोई भी मार्केट में चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी और जो बिल बनेगा आपका, उसके दरमियान में ना एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। लाइक देखो, आप क्वांटिटी थोड़ी करो, थोड़ी क्वांटिटी, आपका बिल भी ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा बनेगा। आप जैसे ही क्वांटिटी को बढ़ाओगे, आपका बिल भी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कम करने से बिल कम हो जाता है, क्वांटिटी ज्यादा करने से बिल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इनके दरमियान अगर देखा जाए तो एक आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, जिसको हम यहां पर कहेंगे जी पॉजिटिव कोरिलेशन। सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है ना। अगर आप लेट सपोज कोई एक शर्ट परचेज करते हैं तो 100 रुपीज बिल बनेगा आपका। अगर आप 2 शर्ट परचेज करते हैं तो 200 बनेगा। 3 शर्ट्स परचेज करते हैं तो आपका 300 बनेगा। तो जैसे जैसे आप मिकदार बढ़ाते जा रहे हो, तादाद बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका बिल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है ना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप ऐसा करें, बोलेंगे नहीं मुझे 3 शर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए, कम कर दी आपने, तो आपका बिल भी कम हो जाएगा, 300 से 100 पे आ जाएगा, है ना। तो एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़े, एक के कम करने से दूसरा कम हो जाए, तो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है मेरे बच्चों, उसे हम बोलेंगे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कोरिलेशन में जो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो कैसा होता है। आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और दोनों के जो इस तरह के बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, उनको गौर से देखिए। अगर ऐसा हो कि बॉक्स और विस्कर दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें, दोनों वेरिएबल के, यानी एक ये वेरिएबल है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उन दोनों के ऐसे प्लॉट ड्रा करेंगे आप, ठीक है। और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करें, बॉक्स उनके इधर मूव कर रहे हैं, विस्कर भी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों इधर जाएं या दोनों इधर आए, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि एक इधर जाए और दूसरा इधर आए, तो उनके दरमियान फिर नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो आपकी बुक में मेंशन है कि अगर दो वेरिएबल्स के जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो या एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करें, ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर्स दोनों के अंदर, दोनों वेरिएबल्स के बॉक्स एंड विस्कर्स एक डायरेक्शन मूव करें, चाहे वो इस तरफ मूव कर लें टुवर्ड द लेफ्ट या टुवर्ड द राइट मूव करें, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर वो उनके दरमियान जो है कि डायरेक्ट रिलेशन होगा, या जिसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक का बॉक्स इधर मूव करे और दूसरे का इधर मूव करे ऐसे, तो फिर उनके दरमियान एक नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। तो नेगेटिव कोरिलेशन जस्ट लाइक आपका इनवर्स रिलेशन होता है ना, उसी तरह का, एक चीज का बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप कोई भी चीज परचेज करते हैं, ठीक है, आप उसे कहते हैं जी मैं क्वांटिटी जो है ना 1 kg की अगर लेता हूं तो मुझे आप क्या रेट लगाओगे, रेट की बात करूं, बिल नहीं, रेट।
वो लेट सपोज आपको कहेगा कि अगर आप ये क्वांटिटी जो है वो 1 kg में परचेज करोगे तो आपको रेट लगेगा 100 पर केजी। ठीक, अच्छा आप कहते हो अच्छा अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं 100 kg परचेज करता हूं तो फिर वो कहेगा कि अगर आप 100 kg परचेज करेंगे तो रेट मैं कम कर दूंगा। आपने क्वांटिटी बढ़ाई ना, वो कहेगा मैं रेट कम कर दूंगा, मैं आपको 100 रुपीज पर केजी नहीं लगाऊंगा, मे बी 90 रुपीज पर केजी, 95 रुपीज पर केजी आपको पे कर दूंगा, या मैं आपसे वो आपको सेल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब अगर वो कहे कि मैं जी आपसे 1000 किलोग्राम जो है वो परचेज करना चाहता हूं तो फिर तो वो कह रहे अच्छा अगर आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो हम रेट और कम कर देंगे, हम आपके लिए 90 रुपीज या 80 रुपीज पर किलोग्राम उसके साथ आपको सेल कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो, आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और वो बंदा रेट कम कर रहा है। एक कॉमन सी एग्जांपल जो रियल लाइफ में सब इसको ऑब्जर्व किया होगा आपने कि जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो रेट कम लगता है फिर आपको, है ना। तो इस तरह से फिर जो है वो इन दो चीजों के दरमियान जो ताल्लुक होगा वो इनवर्स के जैसा है, जिसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, देखिए ब्लू वाला एरो, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इधर ब्लू एरो नीचे को है तो रेट कम हो जाएगा, अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे रेट वापस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, बल्क क्वांटिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना उस पर रेट कम पड़ जाएगा। जैसे मंडी में पूरे पूरे ट्रक जो है वो सब्जियों के खरीदे जाते हैं तो वहां पर केजी रेट कम पड़ता है। उसके बाद जो आगे उस ट्रक में से एक एक दो दो रेडी का सामान लेकर आते हैं उनको रेट उससे थोड़ा ज्यादा पड़ता है। उसके बाद जो आगे जो कंज्यूमर हैं, जो भी हैं कस्टमर्स हैं, वो जो उससे परचेज करेंगे 1 kg 2 kg, उनको रेट और ज्यादा पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। ठीक, ओके जी, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन के जैसा कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए या एक कम करने से दूसरी कम हो जाए तो उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए उलट रिलेशन, तो इसको बेटा हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद फिर नो रिलेशन या नो कोरिलेशन भी एक होता है, यानी दो क्वांटिटीज उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किया कि देखिए हमारे पास बॉयज भी हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे बॉयज भी जिनकी हाइट कम है, तो हम ये कहेंगे जी इनकी हाइट जो है वो उसका जहानत के साथ या उनके मार्क्स जो हैं उसके साथ क्या ताल्लुक है। चले जहानत की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बहुत लंबा है, ठीक है, वो बड़ा ज़हीन है, जो जिसकी हाइट कम है वो कम ज़हीन है। तो ऐसा नहीं होता, आपको छोटे कद वाले भी या कम हाइट वाले भी आपको ज़हीन लोग मिलेंगे और ज्यादा हाइट वाले भी आपको ज़हीन लोग मिलेंगे। ठीक है, छोटी हाइट वाले भी नालायक लोग मिलेंगे, ठीक है, और ज्यादा हाइट वाले भी नालायक लोग जो मिलेंगे, हम नालायकों ने माइंड नहीं करना। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी। तो मेरे बच्चों अब यहाँ पे ना हाइट का उसकी इंटेलिजेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे हाइट का और एग्जाम स्कोर की बात की है, तो लंबे लड़के को ज्यादा स्कोर नहीं लेके आते, हो सकता है कुछ छोटा लड़का भी ज्यादा स्कोर लेके आ जाए। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि छोटे लड़के जो है वो हमेशा अच्छा स्कोर लेके आए, मे बी छोटी हाइट वाले लड़के जो है वो कम स्कोर लेके आ जाए। तो इसमें स्कोर में और हाइट में कोई रिलेशन बनता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं उनमें उनको हम बोलते हैं कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, या नो रिलेशन या नो को रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये एक तरीका था बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के जरिए जो है वो हमने कोरिलेशंस को डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया कि दोनों बॉक्स और विस्कर्स अगर दोनों दो वेरिएबल हैं, दोनों कैसे ग्राफ बनाओ, दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं इधर को, ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों इधर मूव करते हैं तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन अगर एक उधर मूव करे और एक इधर मूव करे तो फिर इनमें नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब हमने एक और इनका जो तरीका है उससे हमने देखना है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि आपके पास जो भी डाटा है, जैसे मैंने यहां पर दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, अब यहां पर एक बी और एक क्यू दो वेरिएबल हैं। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से, जैसे मैंने यहां पर बिल और क्वांटिटी की तरह रिलेशन बनाया। ये आपका बिल है जी, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर 1 है तो बिल इतना होगा, क्वांटिटी अगर 2 है तो बिल इतना होगा, क्वांटिटी अगर 3 तो बिल इतना होगा। अब देखो एक चीज को कम क्वांटिटी में रखा तो बिल आपका 100, उसको क्वांटिटी बढ़ाई बिल बढ़ गया, क्वांटिटी और बढ़ाई बिल और बढ़ गया। अब एक और तरीका है जिसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ना हम ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं जी ये हमारे पास, लेट्स सपोज ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये इसको अलोंग द वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 1 और 100 का जो पॉइंट है ना, वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे इन्हीं पॉइंट्स की तरह पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 2 और 100 को मिला के एक्स और वाई का पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 3 और 300 को मिला के जो है वो, यानी लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस की वैल्यू मिला के ना हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जितने भी आपके पास डाटा सेट होते हैं उसको देखते हुए आप इस तरह से पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आप उन देखेंगे कि उन पॉइंट्स का ट्रेंड कैसा है, कि वो इस तरह की लाइन बना रहे हैं, इस तरह की लाइन बना रहे हैं, कोई लाइन बना ही नहीं रहे।
तो आप देखेंगे ये इस तरह की जो है वो आपको एक लाइन बनती दिखेगी। तो रफली आपने इसके यहां से लेके यहां तक एक लाइन शो कर देनी है। ये आपका जो है वो एक स्कैटर प्लॉट जो है वो आगे, जिसमें आपके पास स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं जिनका ट्रेंड देखते हुए आपने एक लाइन को ड्रा कर दिया और बेटा ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेगा अगर लाइन इस तरह से आएगी। अब आपके माइंड में यकीनन सवाल होगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस तरह की लाइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करती है। तो मैंने बताया पॉजिटिव कोरिलेशन इज सिमिलर टू द डायरेक्ट रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूं। देखो लेट्स सपोज आपके पास ये कोई भी एक वेरिएबल है, जब उसकी वैल्यू 1 होती है तो जो दूसरा उस पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल उसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसकी वैल्यू हमने 2 कर दी तो ये भी 2 हो गया, इसकी वैल्यू हमने 3 कर दी तो ये भी 3 हो गया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये पॉइंट बना, इसको ज्वाइन करो, ये पॉइंट बना, इसको ज्वाइन करो, ये पॉइंट बना, इन सब पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ऐसी लाइन आएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा बेटा होता ही ऐसा है। तो जो पॉजिटिव कोरिलेशन है ये जस्ट लाइक डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए जो इस तरह की लाइन आएगी ना वो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करती है। इसी तरह से अब इनवर्स रिलेशन जो होता है उसके लिए हमारे पास बेटा हमेशा याद रखें एक इनवर्स रिलेशन जो है वो यहां से यूं आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, यूं। ठीक है, ये समझ रहे हो? मतलब देखो अगर एक क्वांटिटी बिल्कुल हमने 0 रखी हुई है तो उस पे उसकी जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। हमने x की वैल्यू बढ़ा के 1 की है और y की वैल्यू कम होके 1 हो गई, कम हो गई है, उस वैल्यू से कम हो गई है। हमने x की वैल्यू और बढ़ाई है, y की वैल्यू और कम हो गई है। हमने x की वैल्यू और बढ़ाई, y की वैल्यू और कम हो गई। देखो y की वैल्यू नीचे ही आती जा रही है, नीचे आती जा रही है। हम इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू कम हो रही है। तो इस सिचुएशन में आपको जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह का मिलता है, जो कि इनवर्स रिलेशन के लिए हम इंडिकेट करते हैं। तो सीधी सी बात है, याद रखो ये जो ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह का जो ग्राफ है जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती है ये नेगेटिव कोरिलेशन या इनवर्स रिलेशन के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कोई डाटा दिया गया, जैसे यहाँ पर रेट और क्वांटिटी में डाटा दिया गया है, ये क्वांटिटी आ गई और ये रेट आ गया, ठीक है। अगर आप 1 kg परचेज करते हैं तो रेट 100 होगा, अगर आप 100 kg परचेज करते हैं तो रेट 95 होगा, और अगर आप 1000 kg परचेज करते हैं तो रेट 90 होगा। अगर आप 10,000 kg परचेज करते हैं तो रेट 80 रुपीज पर kg होगा, ठीक है। तो अब ये देखें ना इन पॉइंट्स को, यानी इसको x कह लें, इसको y कह लें, x और y लेते हुए आपने इस तरह से पॉइंट्स इसके ऊपर ड्रा कर देने। फिर आपने पॉइंट्स का ट्रेंड देखना है। अब जैसे देखो इसका ट्रेंड ऐसे था ना, इधर को बढ़ रहे थे, तो आपने एक रफली एक लाइन ड्रा कर दी, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। अगर आपके पास कोई ट्रेंड इस तरह का आए, ऐसा ट्रेंड आ जाए, ठीक है, जैसे डॉट्स को देखें, डॉट्स को देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा, इस तरह का ट्रेंड आ जाए तो आप समझेंगे कि ये हमारे पास एक जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। और अगर ग्राफ के ऊपर पॉइंट इस तरह से हैं, जैसे ये सारे बिखरे में हैं, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ सारे बिखरे पड़े हैं, कोई एक वाज़ेह ट्रेंड नजर नहीं आ रहा जिसमें से ट्रेंड की पहचान आप ना कर सके, इसका मतलब है कि इसमें कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लिख देंगे नो कोरिलेशन या नो रिलेशन, ठीक है बेटा। इस तरह से आप स्कैटर प्लॉट के जरिए भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट में एक पॉइंट और समझ लीजिए, मेजरिंग ऑफ कोरिलेशन या मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की अगर अपनी वैल्यू मेजर करनी है तो याद रखिएगा बेटा कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर मेंशन की है। इसकी वैल्यू बेटा +1 और -1 के दरमियान होती है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 होती है, मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होती है, ठीक है। और 0 जो है उसका मतलब है नो रिलेशन। 0 से इधर कोई वैल्यू आ जाए पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 से इधर कोई वैल्यू आ जाए नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और ये जो हमारे पास +1 है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं, और ये नेगेटिव इसकी जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। और 0 के ऊपर रिलेशन नहीं होता, यानी कोई ताल्लुक उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसको मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपकी बुक से देख के लिखा है, वो है जी हमारे पास सम ऑफ x माइनस x बार। ये जो x बार है ना बेटा मैंने यहां पर मेंशन किया है, x बार और y बार, ये लिखें x बार एंड y बार आर द मीन वैल्यूज, ठीक है, एवरेज वैल्यू जिसे कहते हैं। और x और y जो है ना ये हमारे पास समझ लीजिए कि जिस तरह हम ये इस डाटा के 2 पॉइंट लेते हैं ना, कि एक इधर से पॉइंट लिया और एक इधर से, एक को x बोला एक को y बोला और x और y को मिला के हम एक पॉइंट बना देते हैं। जैसे आपको पता है ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर आप ये पॉइंट शो करते हैं तो इसकी 2 वैल्यूज होती है, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस के ऊपर। ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे, इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1,1 होगी, इस पॉइंट की वैल्यू जो है वो 2,2 होगी। इसी तरह से जो पॉइंट बनता है ना वो x और y 2 से मिलकर बनता है। तो उसमें ये x और y ना 2 वेरिएबल जिनका आपस में ताल्लुक हम शो कर रहे थे। जैसे यहां पर हमने इसमें जो बिल है और क्वांटिटी में एक ताल्लुक देखा, यहाँ पर रेट और क्वांटिटी में एक ताल्लुक देखा, तो एक वेरिएबल बिल है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास जो है वो क्वांटिटी है। इसी तरह से एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है, ठीक है। तो सम ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला है। और मैंने बता दिया एक्स और वाई इसके अंदर वो दोनों हमारे पास एक्स और वाई का अगर हम यूं लिखेंगे पेड़ की सूरत में तो ये एक पॉइंट को शो करते हैं स्कैटर प्लॉट ग्राफ के ऊपर, यानी ये जैसे कोई एक पॉइंट ले लीजिए जनरली, और इसमें एक्स बार वाई बार जो है वो मीन वैल्यूज हैं, और x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार जो है ये डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू से आपकी वैल्यू जो है वो कितना डेविएट कर रही है, कितना दूर जा रही है, कितना अवे है, उसको हम जो है वो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार से शो करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं, कुछ जो रहती हैं वो फिर हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही सीखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, A mechanical engineer wants to analyze the relation between mass of car and its fuel efficiency. एक मैकेनिकल इंजीनियर एनालाइज करना चाहता है, ताल्लुक जानना चाहता है एक कार के मैस और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के दरमियान। ठीक है, शो डाटा बाय बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। अब उसको एनालाइज करने के लिए वो इस डाटा का इस्तेमाल कर रहा है और आपको कहा जा रहा है कि इस डाटा को आपने शो करना है बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट की सूरत में। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। ए, फाइंड आई क्यू आर, इंटरक्वार्टाइल रेंज को मालूम करना है। ठीक है, व्हाट इज टाइप ऑफ कोरिलेशन, इसमें कौन सा कोरिलेशन पाया जा रहा है दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक मैस है और एक फ्यूल एफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सी है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इससे क्या नतीजा निकलता है वो भी आपने बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपको टेबल दिया गया है, इसमें दो वेरिएबल हैं बेटा, ये जो आपके पास सेकंड रो है इसमें आ जाता है मैस और ये जो थर्ड रो है इसमें फ्यूल एफिशिएंसी आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसके जो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इंतहाई आसान है, मैंने आपको बताया था 5 पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए और पांचों पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखें बेटा यहाँ पे कम से कम वैल्यू कितनी है 1100 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है 2000। तो आपने ऐसा करना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है और एक मुनासिब सा वक्फा रखते हुए ना ये पॉइंट तकरीबन 1100 से लेकर 2000 तक उसके ऊपर ड्रा कर लें। 1100, 1200, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2000 मैंने इस तरह से ड्रा कर लिए। अब 5 पॉइंट कौन से, सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना। ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे आप रफली एक पॉइंट ऐसे ड्रा कर ले इधर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर दूसरा आता है फर्स्ट क्वार्टाइल 1200 पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लें। उसके बाद फिर मीडियन आता है 1500 पे, ये रहा 1500, यहाँ पर एक पॉइंट बना लें। फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल आता है 1700 पे, ये 1700 है उसके ऊपर एक पॉइंट बना लें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट बना लिए और एक आपका इनिशियल पॉइंट। उसके बाद फिर एक फाइनली मैक्सिमम वैल्यू 2000 के ऊपर, ये 2000 पे हमने एक पॉइंट बना लिया। अब इधर ऐसे लाइन लगाओ, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, अंदर की 3 लाइनें इनको मिला दो, ऐसे इसको मिला दो ऐसे, तो आपका ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बन गया। ठीक है बेटा, इंतहाई आसान है ये। अच्छा उसके बाद फिर जो सेकंड वेरिएबल है आपका फ्यूल एफिशिएंसी, उसका भी आपने ग्राफ जो है वो बनाना है, इसको ग्राफ ही कहते हैं। ठीक है, ये जो व्हिस्कर प्लॉट है। ओके, तो उसके लिए देखिए जी कहां से वैल्यू कहां तक जा रही है जी, 10, 12, 14, उसके बाद 20, फिर 24, यानी 10 से लेकर 24 के दरमियान है। अगेन एक लाइन ड्रा कर लीजिए और एक मुनासिब से वक्फे के साथ इन पॉइंट्स को लिख लीजिए 10, उसके बाद चाहे तो 11, 12 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दो वक्फा रखा 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है बेटे, ओके जी। अब क्या करेंगे जी, आपने इसके ऊपर भी 5 पॉइंट मार्क करने हैं। सबसे कम वैल्यू जो है वो 10 की है, तो 10 हमारा पहला पॉइंट आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 24 की, तो 24 हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। इधर 2 पॉइंट मार्क कर लिए। फिर फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और जो थर्ड क्वार्टाइल है, तो इसके अंदर जो देखें सबसे छोटी वैल्यू ये है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा वो इस तरफ से होगा, ये मिनिमम वैल्यू, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल होगा। इसलिए मैंने ऊपर Q1 या Q3 स्लैश लगा दिया। Q1 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है इस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू। उसके बाद फिर ये आता है, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन भी कहेंगे इसको, ये थर्ड क्वार्टाइल और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो आपको ये 5 पॉइंट मिले उस पर निशान लगा लीजिए, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इधर लाइन, इधर लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन ड्रा कर ली। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन ड्रा कर ली। ये जो सेंटर की 3 इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसे, तो आपका ये जो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है वो ड्रा हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हमने जो है वो यहाँ पर इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो आप पहले भी ये क्वेश्चन करके आए, इंटरक्वार्टाइल रेंज का तरीकाकार क्या होता है।
जो अपर क्वार्टाइल है उसमें से लोअर क्वार्टाइल को अपने माइनस करना होता है, Q3 माइनस Q1। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है वो है 1200 और जो अपर क्वार्टाइल है वो है 1700। इन दोनों को माइनस कर दो तो मिलेगा 500। इसी तरह से इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। इसमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल है बेटा वो 12 है और जो थर्ड क्वार्टाइल यानी अपर क्वार्टाइल है वो 20 है। तो अपर माइनस लोअर करते हैं, 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आ जाएगा। दोनों जवाब आ गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास है जी व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, इसमें दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कौन सा कोरिलेशन पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा एक कोरिलेशन होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल के दरमियान ऐसा ताल्लुक पाया जाता है जिसमें अगर एक वेरिएबल बढ़े दूसरा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव कोरिलेशन ऐसा होता है जिसमें अगर एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा घट जाता है। तो यहां पर देखो जब इसका जो मैथ था वो 1100 था तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 24 किलोमीटर पर लीटर थी। लेकिन जब आपने मैथ बढ़ा के 1200 किया ना तो फ्यूल एफिशिएंसी घट गई, 20 हो गई। आपने उसका मैथ और बढ़ा के 1500 किया तो फ्यूल एफिशिएंसी और कम होगी। मैथ 1700 किया, फ्यूल एफिशिएंसी और कम होगी। तो आप जब इस डाटा को एनालाइज करेंगे तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे आप इस कार का मैथ इंक्रीज करते चले जाएंगे उसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब आपने उसका मैथ 2000 कर दिया तो उसका जो किलोग्राम में अब उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो घट के सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर पर लीटर रह गई, जो कि पहले जब मैथ कम था 1100 था तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 24 किलोमीटर पर लीटर थी। तो इसका मतलब क्लियर है यहाँ पे कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, ठीक है ना। मैथ बढ़ने से फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की कम हो रही है तो इनमें फिर नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो आप यहाँ पर बता देंगे देयर इज डिक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी व्हेन द मैथ इंक्रीजेस। अब इसका मतलब है एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, सो द नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या ड्रा करनी बेटा आपने यहाँ पर, यह बात आपको क्लियरली नजर आ रही है कि अगर आप गाड़ी का मैथ जो है वो ज्यादा करेंगे तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी और अगर आप गाड़ी का जो मैथ है वो कम रखेंगे तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि वो गाड़ियां जिनका मैथ कम होता है उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो आप बता देंगे इट इज कंक्लूडेड दैट द फ्यूल एफिशिएंसी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मैथ ऑफ द कार। फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी अगर आपने कार का मैथ बढ़ाया। सो लाइटर व्हीकल्स आर मोर एफिशिएंट। Question number 2. Adjoining box and whisker plot shows wages for part-time and full-time employees. बेटा इस क्वेश्चन में आपको दो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दिए गए हैं जो कि उजरत को शो करते हैं एम्प्लॉयज की जो फुल टाइम वर्क करते हैं और जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, ओके। और साथ में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। ये बेटा आपके पास ये डायग्राम दी गई है, ये फुल टाइम एम्प्लॉयज के वेजेस का एक कह लें बॉक्स विस्कर प्लॉट है और ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के जो वेजेस है उनका एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। सबसे पहले एक काम कर लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो भी इनके ये वाले पॉइंट है ना, ये जैसे ये मिनिमम पॉइंट है, इसको यहाँ से सीधा स्केल के ऊपर लेके आ जाओ। ये स्केल भी साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ, ठीक है, डॉटेड लाइन से। जैसे ये 200 पे टच कर रहा है, ये Q1 400 पे टच कर रहा है, ये Q1 जो है वो 500 पे टच कर रहा है, इसका जो आपके पास ये Q3 है वो 700 और 800 के दरमियान टच कर रहा है, Q2 जो है वो 800 पे टच कर रहा है, Q3 जो है वो 1000 पे टच कर रहा है। इसी तरह से जो ये वाला है, ये वाला पॉइंट 1300 पे टच कर रहा है, ठीक है। और इस तरह करने के बाद अब आपने जस्ट यहाँ से रीड आउट करना और क्वेश्चन का आंसर करते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस पेड टू द फुल टाइम एम्प्लॉइज। फुल टाइम एम्प्लॉइज को मीडियन वेजेस क्या दिए जाते हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉइज के लिए ये Q2 को मीडियन कहते हैं। यहां से सीधा नीचे आ जाओ 800, तो जवाब लिख दो 800, ठीक है। बी, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेजेस पेड टू द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना पे करते हैं। ये पार्ट टाइम है, ये इनका मिनिमम है और ये इनका मैक्सिमम है। इसके ऊपर सीधा नीचे आइए 200, तो मिनिमम 200 पे करते हैं और मैक्सिमम 1000 पे करते हैं। तो आपने लिख देंगे मिनिमम वेजेस आर 200 एंड मैक्सिमम इज 1000, ओके। उसके बाद सी पे आइए, व्हाट इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द डाटा सेट ऑफ द फुल टाइम एम्प्लॉइज। ये फुल टाइम एम्प्लॉइज है, इनकी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी यानी कि Q3 माइनस Q1 निकालनी। Q3 कितना है आपके पास 1000, Q1 कितना है 500, 1000 में से 500 निकालो 500 आएगा, ये मैंने लिख दिया 500। अच्छा, उसके बाद फिर है जी, व्हाट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर डाटा सेट ऑफ द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। ये पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का डाटा सेट है, इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। ये है जी Q3 जो कि 700 और 800 के दरमियान आ रहा है रफली, हमने यहाँ पे इसको 750 ले लिया, ठीक है। और ये जो है Q1 वो 400 है। अब 750 और 400 दोनों को माइनस कर लीजिए, 750 माइनस 400 तो आएगा 350, ठीक है बेटा, ओके जी।
उसके बाद फिर लास्ट है ई, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्जर्व इन द बोथ डाटा सेट, दोनों डाटा सेट से कौन सा कोरिलेशन निकल के आता है, तो बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अंडरस्टूड सी बात है। देखो ये भी एम्प्लॉइज की सैलरीज है, ये भी एम्प्लॉइज की सैलरीज है, एक ही इदारे के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अगर सैलरीज इनकी बढ़ेंगी तो साथ में इनकी भी बढ़ेंगी, ऐसा नहीं होगा कि इनकी सैलरीज इनकी कम करके इनकी बढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी सैलरीज बढ़ाई जाती हैं तो सबकी सैलरीज बढ़ाई जाती हैं। हाँ ये हो सकता है कि किसी की कम बढ़ाएं किसी की ज्यादा बढ़ाएं, मगर इनकी अगर सैलरीज बढ़ेंगी तो ये जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं इनकी सैलरीज भी साथ ही इनके बढ़ेंगी, तो इनके बढ़ने के साथ इसमें भी इंक्रीज आएगा, इसलिए इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये सबसे इजीएस्ट वे है जिससे आप लिख सकते हैं। पहले आप आंसर लिखिए पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर उसकी रीजन बता दीजिए, वेजेस ऑफ द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज विल आल्सो इंक्रीज with increase in the wages of the permanent employees, so there will be the positive correlation. Question number 3. Mariam wants to investigate relationship between amount of rainfall and number of flowers blooming in her garden. मरियम ये जानना चाहती है कि क्या रिलेशन है बारिश की मिकदार और उसके गार्डन में उगने वाले फूलों की तादाद में, ठीक है। अच्छा, ड्रा स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम ड्रा कीजिए, यह आपको साथ में डाटा दिया गया है, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट रो है उसमें रेन बताई गई है इंचेस में 2, 4, 6, 8, 10 इंच, और जो नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके गार्डन में उगे हैं वो कौन से जी, 10, 22, 55, 70 और फिर 80, ठीक है। तो हमने इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए मेरे बच्चों जो स्कैटर डायग्राम है वो बनानी है। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। जरा इसको गौर से देख लीजिए, ये है आपके पास 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो आप ऐसा करें, इसको ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, कि ये आगे जी हमारे पास एक्स एक्सिस पे रेन, और इसमें जो एक आपके पास बॉक्स है उसको आप 1 इंच रेन से रिप्रेजेंट कर लें, तो आपके पास टोटल जो है वो 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक आप यहाँ पे शो कर दें या 11 तक कर दें, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इंच तक रेन हमने अलोंग द एक्स एक्सिस शो कर दी है, ओके। अब उसके बाद फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स है 10 से लेकर 80 तक, यानी कि लगभग आपको 80 तक लेके जाना पड़ेगा, तो वो तो बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि जो एक बॉक्स है ना उसको 5 फ्लावर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 करते 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 80 तक आ गए आप, ठीक है। एक स्टेप और ऊपर चले जाइए, 85 तक चले जाएं, तो अलोंग द वाई एक्सिस हमने जो है वो फ्लावर ले लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है कि कौन सा वेरिएबल हमने अलोंग द एक्स एक्सिस रखना होता है और कौन सा अलोंग द वाई एक्सिस रखना होता है, उसका मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इस केस के अंदर जो इंडिपेंडेंट है ना बेटा वो हमारा रेन है, और डिपेंडेंट जो है वो फ्लावर्स की तादाद है, क्योंकि फ्लावर्स की जो तादाद है ना वो डिपेंड कर रही है इस रेन की जो अमाउंट है या उसकी मिकदार के ऊपर, ठीक है। जितनी ज्यादा बारिश होगी उसी हिसाब से फिर फ्लावर्स जो है वो उगेंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स की तादाद डिपेंड कर रही है रेन के ऊपर, तो रेन हमारा इंडिपेंडेंट आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, और फ्लावर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलोंग द वाई एक्सिस आएगा, ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब क्या करेंगे जी, ये डाटा जो बताया गया उसके मुताबिक आप इसके ऊपर पॉइंट बनाइए। अब रेंज जब 2 इंच है तो फ्लावर 10, ठीक है। जब रेंज 2 इंच तो फ्लावर आगे 10, तो यहां से ये देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इधर आप क्रॉस लगाते हैं एक। उसके बाद फिर जब आपके पास रेन हो गई 4 तो फ्लावर हो गए 22, ठीक है। 4 इंच रेन पे फ्लावर 22, ये देखें अब ये 20 है और 25, 20 और 25 के दरमियान जो है वो थोड़ा सा उससे बल्कि दरमियान से नीचे आ जाएंगे आप, यहां पर आपको 22 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, रफली आप ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बना दीजिए। उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जब 6 इंच रेन हुई तो फ्लावर 55 थे, तो ये बेटा आपके पास 6 इंच रेन आ गई और ये 55 फ्लावर जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आके आप एक क्रॉस लगा दीजिए। उसके बाद फिर जब रेन 8 इंच हुई तो फ्लावर 70 थे, तो ये आगे रेन 8 इंच के ऊपर तो फ्लावर आगे हमारे पास 70 पे, ये 70, ठीक है, एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद फिर जब रेन होगी 10 पे तो फ्लावर आ गए 80 पे, ठीक है। तो रेन जब 10 इंच पड़ी तो फ्लावर 80 हो गए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बेटा ये 80 पे, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर। अब ये सारे आपने क्रॉस लगा दिए 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद बेटा आपने रफ सा एक स्केच बनाना होता है कि आपका ये जो पॉइंट्स है वो क्या शो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए यहां से ना इस तरफ को ये बढ़ रहे हैं ऐसे, कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि रेन की जो मिकदार है वो बढ़ती चली जा रही, नंबर ऑफ फ्लावर्स भी इंक्रीज करते चले, और आपको इस तरह से ना एक ये देखिए ऐसे अगर आप इनको ज्वाइन करें तो आपको बस कुछ इस तरह का पॉइंट व्यू बनेगा। तो आप उसको रफली एक स्ट्रेट लाइन से शो कर दें तो ये बड़े बच्चे हमारे पास उसका जो है वो ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ओके जी। इसको बनाने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसको बता भी देंगे कि ये जो कोरिलेशन है वो बेसिकली कैसा है, ठीक है, क्योंकि स्कैटर डायग्राम जो है ना
या स्कैटर प्लॉट डायग्राम वो यही बताती है कि कोरिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है या जिसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं या नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और मैंने आपको समझाया था बेसिक कंसेप्ट के अंदर कि अगर आपके पास इस तरह का एक रफ स्केच आता है तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन की निशानी होती है, और अगर हमारे पास ये इस तरह का आता है, ठीक है, तो वो हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन की निशानी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से ये वाला है, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है, ठीक है, जो ये वाला है ये नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने जो ऑब्जर्व किया वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। फिर उसकी रीजन भी आप थोड़ी सी बता सकते हैं। एज नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेन, जैसे बारिश की मिकदार में इजाफा हुआ, फूलों की मिकदार में भी इजाफा हो गया, ठीक है, फूलों की तादाद में भी इजाफा हो गया, इसलिए इनके दरमियान में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसा ही जैसा दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, अगर एक कम हुई तो दूसरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर रेन की बढ़ने की वजह से फूलों की मिकदार जो उगे फूल गार्डन में वो बढ़ गई, इसलिए इनके दरमियान एक पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। तो हम बता देंगे भाई यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। Question number 4. Given scatter diagram is showing relation between practice time and marks obtained in maths test. ये जो given scatter diagram है ये दो चीजों के दरमियान रिलेशन शो कर रही है, जिसमें से एक चीज जो है वो प्रैक्टिस टाइम है मैथ्स टेस्ट के लिए, और दूसरी चीज जो है बेटा वो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है। ए फाइंड टाइप ऑफ कोरिलेशन, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन है और प्रैक्टिस टाइम है उसके दरमियान में कोरिलेशन शो करना है कि क्या ये पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान या नेगेटिव कोरिलेशन है। बी ड्रा लाइन बेस्ट फिट, अब आपने इसके मुताबिक जो है वो बेस्ट फिट लाइन को भी ड्रा करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जरा इसको ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम है और अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास मार्क्स हैं टेस्ट के, ठीक है। ओके, जब टाइम प्रैक्टिस टाइम कम रखा गया 2 सेकंड 2 यूनिट कह लीजिए, जो भी आवर है या मिनट है, ठीक है, तो उस दौरान जो मार्क्स मिल रहे हैं 30 मिल रहे हैं, कम स्कोर है। फिर अब देखिए जब टाइम को बढ़ाया गया 4 यूनिट किया गया तो उस वक्त देखें प्रैक्टिस टाइम बढ़ाने से स्कोर में आपको एक इंक्रीज नजर आएगा। फिर देखें 4.5 पे जाके स्कोर के अंदर और इंक्रीज नजर आया, ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं यहाँ आपको स्कोर में इंक्रीज नजर आएगा। देखिए अगर हम 8 पे चले जाएं 8 यूनिट पे तो आप देखिए 100 से भी ऊपर चले गए मार्क्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे मार्क्स के अंदर एक इंक्रीज आपको नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल हमारा ये प्रैक्टिस टाइम, इसको हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल जो मार्क्स है उसके अंदर भी आपको इंक्रीज नजर आएगा। तो जब दो वेरिएबल में ऐसा ताल्लुक हो कि एक वेरिएबल को इंक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज आए तो उनके दरमियान जो कोरिलेशन होता है बेटा वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे पॉजिटिव कोरिलेशन ऑब्जर्व्ड। कैसे? देयर इज इंक्रीज इन मार्क्स इज ऑब्जर्व्ड बाय इंक्रीजिंग प्रैक्टिस टाइम, सो द पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, एंड आल्सो क्लियर फ्रॉम द बेस्ट फिट लाइन। अब हम बेस्ट फिट लाइन ड्रा करेंगे उससे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा बेस्ट फिट लाइन को किस तरह से ड्रा करना है बेटा, हमने कि ये सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन नहीं करना बल्कि इन पॉइंट्स का ट्रेंड देखते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और हमने इस चीज का एहतियात करनी है कि ऑलमोस्ट कोई हाफ पॉइंट उस लाइन से ऊपर और हाफ पॉइंट उस लाइन से नीचे होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं बट आपने कोशिश करनी जहां तक मुमकिन हो पॉइंट्स आधे आधे हो जाए, ठीक है। तो देखिए जी यहां से अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आके एक लाइन ड्रा करें तो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हाफ हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए तो ये हमारी एक बेस्ट फिट लाइन आ जाएगी, ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट इस लाइन के इधर और कुछ पॉइंट इस लाइन से इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट फिट लाइन आ गई और हम जानते हैं कि हमारे पास जो इस तरह की लाइन शो होती है वो इंडिकेट करती है दो चीजों का दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को, जिसका मतलब होता है कि अगर एक चीज में इंक्रीज आए तो दूसरी में भी इंक्रीज आएगा। तो इस लाइन को भी देखते हुए हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान या इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो कि मार्क्स और प्रैक्टिस टाइम है इनके दरमियान में एक पॉजिटिव कोरिलेशन जैसा डायरेक्ट रिलेशन होता है उस तरह का रिलेशन पाया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आपको जो बेस्ट फिट लाइन है ना वो भी इस चीज को क्लियर करती है। एक तो ये है ना कि आपने देख लिया कि मार्क्स में इंक्रीज आ रहा है जब आप प्रैक्टिस टाइम को इंक्रीज करते हो, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा इस ग्राफ की जो बेस्ट फिट लाइन है इसको भी अगर हम ड्रा करें तो वहां से भी ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि ये इनमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5,
Draw scatter diagram for the data showing a relationship between amount of pollution measured in air quality index and number of sick days represented by localities. बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ड्रा कीजिए एक स्कैटर डायग्राम दिए गए इस डाटा से जो कि जाहिर करता है दो चीजों के दरमियान ताल्लुक को। किन दो चीजों के दरमियान ताल्लुक को? एक अमाउंट ऑफ पोल्यूशन और दूसरा जिस इलाके में पोल्यूशन है वहां पर रहने वाले लोग कितने दिन बीमार रहते हैं। ठीक है, ओके। और आपसे कहा जा रहा है फाइंड कोरिलेशन, कोरिलेशन की वैल्यू को मालूम कीजिए एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट, और ये क्या सजेस्ट करता है वो भी आपने बताना है। ठीक है, और बेटा आपको ये एक टेबल दिया गया है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट रो है ये पोल्यूशन को शो कर रही है। ठीक है, उसका जो यूनिट मैंने आपको बताया जी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में। ठीक है, और जो नीचे वाली रो है ना बेटा ये नंबर ऑफ सिक डेज, यानी जब पोल्यूशन इतनी रही तो इतने दिन लोग बीमार रहते थे, फिर जब इतनी हुई उसकी वैल्यू तो फिर इतने दिन लोग बीमार रहते थे, जब इतनी वैल्यू तो इतने लोग बीमार रहते थे। ये वो डाटा आपको बताया गया। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, इसका वो जो स्कैटर डायग्राम है वो बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज कर लें तो भी अच्छा, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर नहीं भी यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई लाइन या ड्रा नहीं करनी, बल्कि जस्ट इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करना होता है। ठीक है, तो अब आपने एक अलोंग द एक्स एक्सिस पोल्यूशन ले लेनी है और अलोंग द वाई एक्सिस जो है ना वो आपने ले लेना है जी सिक डेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अलोंग द एक्स एक्सिस AQI लेनी है और अलोंग द वाई एक्सिस डेज लेनी है ना। तो बेटा मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अलोंग द वाई एक्सिस आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस आता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सिक डेज हैं वो डिपेंड कर रहे हैं पॉल्यूशन की मिकदार के ऊपर। अगर वो ज्यादा होगी पॉल्यूशन तो लोग ज्यादा दिन बीमार रहेंगे, अगर वो कम होगी तो लोग कम दिन बीमार रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ डेज डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये डिपेंडेंट है इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर आ गया और इसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लिया। अब इसकी रेंज चेक कर लो जरा, वो मेरे बच्चों आ जाती है हमारे पास कोई मेरे ख्याल से ये 10, 20, 30, 40 से लेके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 120, कम से कम 10 और बड़ी से बड़ी वैल्यू 120 है। तो बस आप देख लीजिए जितनी आपके पास स्पेस है उसी के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। पॉइंट को मैंने 10 का बस वक्फा दिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 100, 110, 120 तक गया हूं मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपके पास नंबर ऑफ सिक डेज है वो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने हैं, कम से कम ये 3 है और ज्यादा से ज्यादा 80 तक गए हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप देख लेंगे जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसको 10 या 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, इस तरह मैंने डिवाइड कर लिया। ओके, उसके बाद फिर आसान काम है बेटा, आपने क्या करना है, देखा कि जब पोल्यूशन 20 पे है तो लोग 5 दिन बीमार रहे। ठीक है, तो ये देखें जी जब ये 20 पे है तो लोग 5 दिन बीमार रहे, यानी यहाँ पर वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब इसकी वैल्यू 40 पे गई तो लोग 18 दिन बीमार रहे। ठीक है, ये 40 तो ये 20 से थोड़ा सा जो है ना वो नीचे कर दे, 18 हो गया। ठीक है, फिर जब पोल्यूशन की वैल्यू 60 पे गई तो लोग 25 दिन बीमार रहे, ये 60 पे गई तो लोग 25 दिन, ये देखें 20 और 30 के दरमियान ये 25 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब आगे देखें जब लोग 100 के लेवल पे चलेगी पॉल्यूशन तो लोग 60 दिन बीमार रहे, ये आ गया आपके पास 100 और ये लगभग कोई 60, ये देख सकते हैं 60 पे। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने देखा कि जब 10 पे 120 पे गई तो 80 होगी। ठीक है, ये आपका 120 का लेवल है और ये देखें सीधा 80 के बराबर। उसके बाद फिर जब ये वापस 10 पे आई तो लोग 3 दिन बीमार रहे। ठीक है, ये 10 और 10 के ऊपर ये देखें बिल्कुल यहाँ पर 5 से भी नीचे आपका 3 होता है, यहाँ पर इधर बनाई है मैंने। ठीक है, इसी तरह से फिर जब वापस 30 पे गई तो लोग 15 दिन बीमार हुए, ये आपका 30 है और ये 15, ये देखिए 10 और 20 के दरम्यान में 15। उसके बाद फिर आपके जो ये 70 पे लेवल गया तो फिर ये 27 पे आ गई, तो ये 70 और ये लगभग कोई 27 जो है ना इस 30 से थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से बेटा आपने ये पॉइंट्स जो है वो शो कर देने हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक जो कहा जा रहा था स्कैटर डायग्राम बनाइए, तो स्कैटर डायग्राम आपकी बन के आ गई है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है बेटा, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो उसकी अब वो दरअसल उसको हम आर से डिनोट करते हैं और उसका ये फार्मूला होता है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। ये फार्मूला जब आपने कोरिलेशन की वैल्यू को मालूम करना हो कि कोरिलेशन की क्या वैल्यू है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू जो है वो +1 से लेकर -1 के दरमियान होती है। अगर 0 आ जाए तो कोई रिलेशन नहीं होता, अगर पॉजिटिव साइड पे आए तो पॉजिटिव रिलेशन, अगर नेगेटिव साइड पे आए इसकी वैल्यू तो फिर नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, ओके जी। अब उसका फार्मूला मेरे बच्चों हमारे पास ये होता है, मैं आपको तरीका बताने लगूं कि आपने सारा टेबल कैसे ज़हन में रखना है। सिर्फ सबसे पहले आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
ठीक है। जब आपने इसको अच्छे से मेमोराइज कर लिया, अब इसके अंदर देखें क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर x जो है और y ये दो हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हमने ये जो हमारे पास AQI या पोल्यूशन का लेवल, इसको हमने x से डिनोट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने अलोंग द x एक्सिस लिया उसको। और जो नंबर ऑफ डेज है उसको हमने y से डिनोट कर दी, क्योंकि उसको हमने अलोंग द y एक्सिस लिया, ठीक है। ओके जी, तो एक को हमने x कह दिया, दूसरे को हमने कह दिया मेरे बच्चों यहाँ पर y। मैंने मेंशन नहीं किया y, तो चलो मैं y यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास y है, ठीक है, ये x आ गया और ये आ गया हमारे पास y। ओके जी, अच्छा, उसके बाद जो भी डाटा यहाँ पर दिया वो डाटा उसी तरह आपने नीचे यहाँ पे उतार कर रख लेना। अब बाकी ये चीजें आपको जहन में कैसे आएंगी कि हमने यहाँ पर ये चीजें लिखेंगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? एक्स बार मेरे बच्चा ये जो x वेरिएबल है ना, इस सब को जमा करके टोटल पे डिवाइड करते हैं, यानी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। y क्या है? y बार जो है, y बार का मतलब है कि ये जितनी भी y वाली वैल्यू सबको जमा करके टोटल नंबर पे, यानी 10 अगर ये वैल्यूज 10 पे डिवाइड करेंगे, ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है। x बार इज इक्वल सम ऑफ ऑल द x वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, और y बार की है सम ऑफ y वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। n मतलब टोटल तादाद 10 है। इन सब को जमा करोगे तो आपके पास जवाब आता है 580। 10 पे डिवाइड करोगे तो 28। तो मैंने यहाँ पे पहले से x बार की वैल्यू बना के रख दी है। y बार की वैल्यू मैंने इसी तरह से सारी y की वैल्यू को जमा करके 10 पे डिवाइड किया तो 29.3 y की वैल्यू आ गई। ये बना के रख लिया आपने। अब x माइनस एक्स बार चाहिए आपको, y माइनस वाई बार चाहिए। तो पहले इधर हम एक कॉलम बना लेंगे x माइनस एक्स बार के लिए, इधर बना लेंगे y माइनस वाई बार के लिए। अच्छा, उसके बाद नीचे देखो तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी चाहिए, तो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के लिए एक कॉलम हमने बना दिया। y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी चाहिए, तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर के लिए भी एक कॉलम हमने बना दिया। फिर देखो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए भी, यानी कि जो जो मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है ना, उसको मैं पहले से यहाँ बना के तैयार करके रख लूंगा। ठीक है बेटा, ओके जी। अब देखिए, एक क्वेश्चन इंतहाई आसान है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना और थोड़ा सा फोकस होके सॉल्व करना है, यानी कहीं पे प्लस माइनस की गलती लिखते हुए ना कर देना। बाकी इसके अंदर कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, सिर्फ ये लेंथी क्वेश्चन है। तो आपने बेटा ये x वेरिएबल ले लिया, ये y वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x माइनस एक्स बार की वैल्यू पुट करनी है ना, उसके लिए पहले x माइनस एक्स बार मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी, आप x बार की वैल्यू मैंने बता दी है ना, x बार क्या है? ये मीन वैल्यू होती है सारे x वेरिएशन, इन सबको जमा करके 10 पे टोटल जो तादाद है डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू मिली हमारे पास 58। अब आपने क्या करना है जी, जब x माइनस एक्स बार करना है ना, तो बेटा ये है आपके पास x की वैल्यू, उसमें से आप ये 58 माइनस करो। 20 माइनस 58 करेंगे तो माइनस 38, फिर 40 माइनस 58 करेंगे तो माइनस 18, फिर 60 माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, फिर 80 माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास 58 करेंगे तो 22 आएगा, फिर 100 में से आप 58 माइनस करेंगे तो 42 आएगा, फिर 120 में से 58 माइनस करेंगे तो 62 आएगा, फिर इसी तरह से आप 10 में से 58 माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, फिर 30 में से 58 माइनस करेंगे तो माइनस 28 आएगा, फिर 50 में से माइनस करेंगे 58 तो फिर आपके पास माइनस 8 आएगा, फिर आप इसी तरह से 70 में से 58 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास 12 आएगा। सारा काम कैलकुलेटर का है। उसके बाद फिर आप कहेंगे y माइनस वाई बार की वैल्यू भी चाहिए ना, वो भी सारी बना के रख लो यहां पर, ठीक है। तो ये है आपके पास y माइनस वाई बार वाला कॉलम। अब ये y का वेरिएबल है और ये y बार की वैल्यू जो मैंने यहां पर आपको मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाल के बताई है कि y की सारी वैल्यू को जमा करके 10 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये 293 को बनती है टोटल, ये 10 से डिवाइड करोगे 29.3। अब क्या करना है, अब अपने y माइनस वाई बार करना है, तो ये y की वैल्यू है, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करके इधर लिखते जाओ। 5 में से ये माइनस करो तो मिलेगा ये माइनस 24.3, फिर 18 में से ये माइनस करोगे तो 11 माइनस 11.3, फिर 25 में से ये माइनस करोगे तो माइनस 4.3, फिर 40 में से ये माइनस करोगे तो 10.7, फिर 60 में से ये माइनस करोगे तो 30.7, फिर 80 में से ये माइनस करोगे तो 50.7, फिर 3 में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा। इसी तरह 15 में से ये माइनस करोगे वैल्यू तो ये आएगी, फिर इसमें से आप ये वैल्यू माइनस, यानी इन सब में से माइनस करते जाओ ये वाली वैल्यू, तो बेटा आपके पास ये आंसर्स आते चले जाएंगे। सारा का सारा काम कैलकुलेटर का है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसका सम लिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार वाली वैल्यू को y माइनस वाई बार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो भी हमने अलग से एक कॉलम में यहाँ पे शो कर दिया। तो ये x माइनस एक्स बार, ये y माइनस वाई बार, कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इस तरह इसको इससे और यहाँ लिखो, इसको इससे यहाँ लिखो, इसको इससे यहाँ लिखो, इसको इसके यहाँ लिखो, ठीक। तो ये आपने x माइनस एक्स बार का सारा कॉलम बना के रख लिया। उसके बाद देखो सम करना है, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इन तमाम वैल्यूज का आपने सम, ये समेशन का साइन नजर आ रहा है, इन सबको सम करना है। तो यहां पर मैंने शो किया जी इन सब का सम। तो अब आपने कैलकुलेटर में इन सबको जमा करना आएगा 7496.2।
ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर आप नीचे अगर आ जाए तो नीचे है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो पहले इनके स्क्वायर लेने पड़ेंगे। ये x माइनस एक्स बार है ना, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लो, ये आएगा। इस वैल्यू का स्क्वायर ये आएगा। कैलकुलेटर से इस वैल्यू का स्क्वायर ये, इस वैल्यू का स्क्वायर ये, इस वैल्यू का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसी तरह से इसका स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, फिर आपके पास देखो y माइनस वाई बार भी इस फॉर्मूले के अंदर आता है, उसका स्क्वायर, तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये देखो, ये है y माइनस वाई बार, इसका स्क्वायर लिया ये, इसका स्क्वायर 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 ये, इसी तरह करते करते इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। तो मेरे बच्चों टोटली काम कैलकुलेटर का, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैलकुलेटर से आपने स्क्वायर देने के बाद यहां लिख देने हैं। अच्छा उसके बाद देखो जरा, यहां पर भी देखो, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना, तो इन सारी x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाली वैल्यूज का सम देना पड़ेगा, वो मिलेगा 11160। उसके बाद देखो यहां पर y माइनस वाई बार स्क्वायर का भी सम है ना, तो ये y माइनस वाई बार के सारी वैल्यू y माइनस वाई बार के स्क्वायर वाली, इन सब का सम देना पड़ेगा, सबको कैलकुलेटर से जमा करोगे 53521 मिलेगा। ठीक है बेटे, तो जब आपने ये सारी वैल्यूज बना के रख ली, अब आप फॉर्मूले के अंदर पुट करो। ये जो पूरे का पूरा इसका सम हमने ये बना के रखा हुआ, ये देखो ना, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इस पूरे का सम लिया, सम ऑफ दिस वैल्यू, तो आपको बेटा ये वैल्यू मिलेगी 7496.2। उसके बाद नीचे देखो, फिर स्क्वायर रूट आ गया, फिर स्क्वायर रूट में क्या है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम, ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था ना, इनकी सारी वैल्यूज का सम ये बनता है। ये देखो, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू, ये सम का निशान, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू ये बनता है, यहां पर लिख दिया मैंने उसको। उसके बाद y माइनस वाई बार के स्क्वायर का सम, ये सारी वैल्यू y माइनस वाई बार के स्क्वायर वाली हैं, इन सारों को सम करेंगे तो देखो सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू ये आ गया आपके पास 5352.1। तो मेरे बच्चों उसको आप यहां पर लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट लो, ठीक है, और इससे उसको डिवाइड कर लो, या डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसी तरह लिखो, सारे का सारा जवाब मिलेगा 0.9699। आगे 4 और भी डिजिट्स आते हैं, पर मैंने आगे नहीं लिखा क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा होता है, मैंने ऐसे टर्मिनेट कर दिया 0.9699। ठीक है, ये हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। अब मैं जानता हूं मेरे बच्चों कि अगर हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो और पॉजिटिव 1 वाली तरफ जाए तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर वो 1 से बहुत ज्यादा करीब आ जाए, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो ये देखिए 0.9699 जो है वो इट इज वेरी मच क्लोजर टू द +1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। मैंने आई थिंक ये लिख दिया, पॉजिटिव कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग, लिखना यूं चाहिए था, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मेरे बच्चों क्या है जी, हमने ये इसको सजेशन क्या है, सजेशन मैंने यहां पे लिख दिया है, इट्स जस्ट दैट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ सिक डेज, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन उसमें पॉल्यूशन में इंक्रीज होता चला जा रहा है, वैसे वैसे लोग ज्यादा दिन बीमार रहने लगे। जितनी ज्यादा उसके अंदर पॉल्यूशन थी एनवायरनमेंट के अंदर, उतने ज्यादा दिन लोग जो है वो बीमार रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर वांट्स टू एनालाइज द टेस्ट स्कोर ऑफ हर स्टूडेंट्स। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर को एनालाइज करना चाहता है। ड्रा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ड्रा कीजिए टू शो मीडियन स्कोर ऑफ 75 के मीडियन स्कोर को शो करने के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल 60 एंड थर्ड क्वार्टाइल 85। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर अबव 85, कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्होंने 85% से ज्यादा स्कोर किया। एंड इसका पार्ट बी है इंटर क्वार्टाइल रेंज को मालूम करना है। तो बेटा बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये जो मीडियन है इसको हम सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, Q2 से इसे डिनोट करते हैं 75, फर्स्ट क्वार्टाइल 60 है और थर्ड क्वार्टाइल 85 है। ठीक है, और हमने क्या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रा करने हैं इसका। ठीक है, वैसे तो इसके लिए हमें 5 वैल्यूज चाहिए होती है, एक उसका इनिशियल पॉइंट, एक उसका एंडिंग पॉइंट, लेकिन हमें यहाँ पे ना इनिशियल पॉइंट दिया गया है और ना ही एंडिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो फिर जो डाटा अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपने ऐसे एक लाइन लगा देनी है, सबसे जो दरमियानी वैल्यू है यानी Q2 मीडियन वैल्यू वो 75 है, 75 को मिड में रखिए। अब 75 से इस तरफ कुछ वैल्यू लें और कुछ वैल्यू इस तरफ लें। ठीक है, 5 का वक्फा मैंने रखा है, 75 से इधर 70, 70 से इधर 65, 65 से इधर फिर 60 आएगा, और 60 हमारा क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल। आप 60 से भी इधर कुछ वैल्यूज अपनी मर्जी से 2-3 वैल्यूज ले लीजिए, 55 फिर 50 फिर 45। ठीक है, इस तरह से 2-4 वैल्यूज ले लीजिए इधर। उसके बाद फिर 75 से इधर कुछ वैल्यूज दीजिए, 75 के बाद 80, 85। ठीक है, 85 हमारा जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है, उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद फिर 2-3 वैल्यू और ले लीजिए,
90, 95, हमें नहीं पता कहां तक जाए, लेकिन हम बस कुछ 2-4 वैल्यूज आगे और लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये Q1, ये Q2 और ये Q3, ठीक है। यहां से एक ऐसे वर्टिकल लाइन लगाएंगे, यहां से भी वर्टिकल लाइन, यहां से वर्टिकल लाइन, और उनको ज्वाइन करके एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो अब जो विस्कर है उसको शो करने के लिए एक लाइन इधर शो कर दीजिए और एक लाइन इधर शो कर दीजिए। बाकी यहां वाली लाइन ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी इनिशियल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए बस एक लाइन इस तरफ शो कर दी जाएगी, डॉट डॉट लगा दें, एक लाइन इधर शो कर दिया डॉट डॉट लगा दें, हमें नहीं पता कहां तक चलेगी ये, ठीक है बेटा। ओके जी, तो ये हमने उसका विस्कर प्लॉट जो है वो ड्रा कर लिया, ठीक है ना, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ड्रा कर लिया। ओके जी, अब दो पार्ट है जी आगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर 85 अबव, कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्होंने 85 से ज्यादा स्कोर लिया, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है ना, ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने डाटा को इस तरह से अरेंज किया होता है कि सबसे कम मार्क्स, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसी तरतीब से, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है ना, अब फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 25% डाटा के बाद आता है, तो ये 25% डाटा ये आ गया। अब ये 25% डाटा फर्स्ट क्वार्टाइल से पीछे पीछे इससे लेस वाला डाटा होता है, ठीक है। आगे उसके बाद फिर आता है सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है। सेकंड क्वार्टाइल जो है वो दरअसल जो है उसको मिड भी कहा जाता है। अब यहां पर 50% डाटा जो है उससे पीछे पीछे होता है, उससे नीचे या उससे कम वैल्यू होता है, यानी सेकंड क्वार्टाइल से। इसी तरह से जो आपका थर्ड क्वार्टाइल आता है, ये थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 75% डाटा के बाद आता है, और ये जो थर्ड क्वार्टाइल होता है इससे 75% डाटा लेस होता है, इधर आने वाला सारा डाटा लेस होता है, और 25% डाटा वो होता है जो इससे ज्यादा होता है, ठीक है। ये देखो, ये थर्ड क्वार्टाइल, और 25% डाटा इससे ज्यादा होता है, 75% डाटा इससे कम होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसने कहा कि 85 से ज्यादा कितने मार्क्स लिए, और 85 भी तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है। इसका मतलब है कि थर्ड क्वार्टाइल से इधर इधर जो कम वाले हैं वो 75 है। ये देखो 25, फिर 25, फिर 25, टोटल हो गए 75, और इससे ज्यादा वाले कितने हैं 25%। तो सीधा सीधा जवाब है भाई 85 अगर हमारा क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल, तो इसका मतलब यह है कि 25% ऐसा डाटा होगा जो इससे ज्यादा है, जो इससे बड़ा है, जो इससे बड़ी वैल्यूज रखता है, और 75% डाटा वो होगा जो इससे छोटी वैल्यूज रखता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर लिख दें एज third quartile is 85, it means 75% student got marks less than 85 and 25% student more than 85. 25% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सबसे पहले क्या किया जाता है, डाटा को तरतीब दी जाती है, छोटे से बड़े की जानिब चलते हैं। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ठीक है, वो फर्स्ट 25% डाटा को शो करता है, और ये सारी वैल्यू इस क्यू की वैल्यू से छोटी होती है। उसके बाद सेकंड क्वार्टाइल जो है वो 50% डाटा को शो करता है, और इसका मतलब ये होता है कि 50% डाटा की जो वैल्यूज हैं वो सारी इस Q2 से छोटी वैल्यूज हैं। इसी तरह जो Q3 है वो 75% डाटा को शो करता है कि इस वैल्यू से 75% डाटा इधर वाला छोटा है और उधर वाली सारी वैल्यूज बड़ी हैं। उसने कहा 85 से ज्यादा मार्क्स किसके हैं, 85 इज द थर्ड क्वार्टाइल, इसका मतलब है इससे ज्यादा वैल्यू फिर आगे 25% डाटा बचता है, ठीक है। वो 25% स्टूडेंट है जिनकी वैल्यू इससे ज्यादा है 85 से, तो लिख दिया। उसके बाद फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए तो आपको पता है हम Q3 माइनस Q1 करते हैं, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू 85 है, Q1 की वैल्यू 60 है, माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है बेटे।